साथियों, हमारे साथ नेहल शर्मा जुड़ी हैं आज प्रवाह संस्था से। उनका हम बहुत स्वागत कर रहे हैं। और नेहल प्रवाह के साथ बतौर सीनियर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर काम करती हैं। लगभग 5 सालों से वो संस्था के साथ जुड़ी हुई हैं और उनके काम का एक बड़ा हिस्सा युवाओं से जुड़ा रहा है। और युवाओं से जुड़ा है तो ऑफ कोर्स सोशल मीडिया से उसका वास्ता पड़ेगा ही। राजस्थान में उनका काम, राजस्थान के 4 जिलों में, जैसा वो बता रही थी कि वो काम करती हैं, जिसमें वो जो उनका काम है, जो उनके प्रयास हैं, 5,000 से अधिक युवाओं को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं या उनकी जिंदगी में कोई बदलाव लाना चाह रहे हैं। और इसके अलावा नेहल प्रवाह संस्था की विजिबिलिटी और कम्युनिकेशन टीम का भी हिस्सा है। प्रवाह का एक छोटा सा परिचय अगर देने का मौका मिले तो मैं 2 लाइन में अपने देखने वालों को बताना चाहती हूँ कि प्रवाह बीते 30 सालों से यूथ लीडरशिप तैयार करने पर काम करने वाली, एकदम जी जान से काम करने वाली एक संस्था है। और जिसने 1000 से ज्यादा, शायद है ना नेहल, 1000 से ज्यादा छोटी बड़ी संस्थाओं, संगठनों, समूहों के साथ मिलकर काम किया है। लाखों युवाओं को विकास सेक्टर, मतलब लाखों युवाओं को इस तरह से ट्रेन किया है कि या तो अब वो विकास सेक्टर के उभरते हुए लीडर्स हैं या बड़ा नाम बन चुके हैं, कुछ एक को मैं भी जानती हूँ। और इस तरह से प्रवाह एक बहुत सार्थक और अलग काम कर रहा है बहुत सारी संस्थाओं और युवाओं के साथ। तो अब बोलना कम करती हूँ और अब मैं ये माइक नेहल की तरफ बढ़ा रही हूँ। नेहल, आपकी तरफ अब आ रहा है एक छोटा सा लेकिन बड़ा भारी भरकम सा सवाल कि समाज सेवी संस्थाओं के लिए कौन सा मंच सही है, फेसबुक या इंस्टाग्राम? शुक्रिया। आई थिंक अगर हम बात करें कि कौन सा प्लेटफॉर्म ठीक है, तो मुझे लगता है उसका निर्णय कई चीजों को ध्यान में रख के लिए जाने की जरूरत है कि आपका खुद का उद्देश्य, यानी कि आपका पर्पस, जिस लिए आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो क्या है। आप किस तरीके की ऑडियंस को पहुंचना चाहते हैं। यदि आपका काम ऐसा है जो रूरल अर्बन दोनों ऑडियंस से जुड़ा हुआ है, तो आपको एक प्लेटफॉर्म यूज करने की जरूरत होगी। अगर एक पर्टिकुलर ऑडियंस का ही आपका काम है, जिनके साथ आप जुड़ना चाहते हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू, तो आप एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आप जैसे बात कर रहे हैं, हम उन संस्थाओं की बात कर रहे हैं जहाँ पे संसाधनों की कमी है, बजट्स की कमी है, लोगों की कमी है, तो आपके पास क्या कैपेसिटी है, किस तरीके का कंटेंट आप बना सकते हैं, कि किस तरीके की चीजें जो हम सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं वो क्या बना सकते हैं। क्या आपके लिए ये आसान है कि आप फोटो खींच के उसके ऊपर कुछ लिख सकते हैं? क्या आपके लिए ये आसान है कि आप कोई वीडियो बना सकते हैं? ये सभी चीजों को देख के हम माप पाएंगे कि किसको हमें कौन सा प्लेटफॉर्म हमें यूज करना चाहिए। क्योंकि फायदे तो फेसबुक के भी हैं, इंस्टाग्राम के भी हैं, दोनों काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म्स हैं। पर ये कुछ सवाल अगर हम अपने आप से कर सकते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम किसको पहुंचना चाहते हैं, किस तरीके का कंटेंट हम बना सकते हैं, अगर ये 3 चीजों के सवाल जवाब हम ढूंढ सकते हैं, तो उससे निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म आप चुन सकते हैं। जी, ये सवाल पूछने के पहले के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आपसे ये जान सकूं थोड़ा सा विस्तार में कि कब और क्या चुनना चाहिए और बिल्कुल क्यों चुनना चाहिए। क्यों ऑफ कोर्स बिल्कुल। इस मामले में बहुत जरूरी है। हम्म जो इस शुरुआती जब हम इस क्वेश्चनर को तैयार कर रहे थे तो हमें 2-3 चीजें हमारे दिमाग में थी। आप हो सकता है वजहें यही हो, लेकिन आप उसको कुछ उदाहरणों से ज्यादा स्पष्ट कर पाए। बिल्कुल जैसे एक सर्टेन एज ग्रुप के लिए इंस्टाग्राम या फेसबुक उपयुक्त बिल्कुल होता है। बिल्कुल जियोग्राफिकल बिल्कुल लोकेशन कई बार मैटर करती है, इंटरनेट बिल्कुल की एक्सेसिबिलिटी मैटर करती है। तो बिल्कुल इनको ध्यान में रखते हुए आप हमें बताएं कि कब क्या चुनना है और क्यों चुनना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, यदि आप एक संस्था है जो युवाओं के साथ काम कर रही है, और युवा जो कि शहरों में है ज्यादातर, तो इंस्टाग्राम जैसा प्लेटफॉर्म शायद बेहतर वर्क करेगा। बिकॉज अगर इंस्टाग्राम की ऑडियंस देखी जाए भारत में, तो हायर ऑडियंस इंस्टाग्राम की उस एज ग्रुप में है जिस एज ग्रुप में यंग लोग फॉल करते हैं। माने कि 15 साल से 30 साल तक के लोग जो है वो ज्यादातर इंस्टाग्राम पे होंगे, तो आप इंस्टाग्राम उस हिसाब से चुन सकते हैं अगर हम ऑडियंस को देख के बात करें तो। अगर आप चाह रहे हैं कि हम ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें जहां जो ना कि शहरों में नहीं बल्कि गांव में भी पहुंच रहा है, गांव तक भी है, तो फेसबुक उस केस में एक अच्छा प्लेटफॉर्म रहेगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं तो 40% आबादी इस देश की फेसबुक पे है।
जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, वहां तक आप पहुंच पाते हैं। उनका फेसबुक पे एक्सेस है, उनका फेसबुक पे अकाउंट है, तो आप वहां पहुंच पाएंगे, है ना। अगर जैसे मैंने बात की, अगर आपका जो आप कंटेंट जिस तरीके का बना पा रहे हैं, है ना, वो कंटेंट यदि फोटो तक सिर्फ फोटो लेके वो डालने का अगर पॉसिबिलिटी है, तो शायद फेसबुक एक बेहतर प्लेटफॉर्म जैसे काम करेगा, क्योंकि फेसबुक पे आप फोटो के साथ एक अच्छा सा कैप्शन भी लिख सकते हैं, कुछ उसका वितरण कर सकते हैं, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि तस्वीर में क्या हो रहा है वो बता सकते हैं। यदि आप तस्वीर भी नहीं ले सकते हैं, तो अगर आपको सिर्फ बातचीत करनी है, तो आप विचार अपने व्यक्त कर सकते हैं अपने शब्दों के द्वारा। अगर आपको कोई पैराग्राफ लिखना है, विचार लिखने हैं, तो वो आप फेसबुक पे कर सकते हैं, जो आप इंस्टाग्राम पे नहीं कर पाएंगे। यदि आप युवाओं को आकर्षित करना चाहते हैं, आपका काम इस तरीके का है, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं, चाहे वॉलंटियर के तौर पे, चाहे काम आपका युवाओं के साथ है उसके तौर पे, तो इंस्टाग्राम बेहतर रहेगा, क्योंकि जैसे हमने बात की, ज्यादा हायर ऑडियंस इंस्टाग्राम पे है जो युवा है उसकी। तो ये कुछ उदाहरण हो सकते हैं कि इनके हिसाब से कैसे प्लेटफॉर्म चुने जा सकते हैं। हम और गहराई में इस बारे में बातचीत कर सकते हैं कि हर प्लेटफॉर्म की क्या खूबी है, फेसबुक चुनने की क्या खूबी है, इंस्टाग्राम चुनने की क्या खूबी है, तो हम शायद और बेहतर बातचीत कर पाएंगे। बिल्कुल, अगला सवाल मेरा यही होगा, लेकिन उसके पहले बस एक बारीक सा सवाल है छोटा सा, हम्म। कि ये पिछले सेशन में भी हमारी जो एक्सपर्ट थी उन्होंने भी ये सजेस्ट किया, और मैं आपके भी विचार जानना चाहती हूँ। जैसे फेसबुक, हम्म। आपने कहा कि जब आपको थोड़ा सा रॉ लिखना है, सिर्फ टेक्स्ट में हम्म। देना है, तो फेसबुक आपके लिए उपयुक्त है। हम्म। इंस्टाग्राम को हम थोड़ा सा वीडियो वाला प्लेटफॉर्म बिल्कुल। मानते हैं, तो बिल्कुल। उनका ये कहना था कि जरूरी नहीं है कि आपके वीडियोस भी हों, अगर आप इंस्टाग्राम हम्म। पे किसी तरह का एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं तो वो वेल प्रोड्यूस्ड हों। तो हम्म। वो जो रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट है वो शायद हम्म। इस मामले में एड्रेस हो जाता है। आपके क्या अनुभव रहे हैं बिल्कुल। प्रवाह के साथ, बाकी संस्थाओं के साथ? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मेरा मानना ये है कि बिल्कुल वेल प्रोड्यूस्ड वीडियो होगा तो ज़्यादा अच्छा है ना? क्योंकि अच्छा। इंस्टाग्राम पे बहुत सारा कंटेंट आ रहा है। हम्म। आपका कंटेंट किस तक पहुँच रहा है, इसकी पूरी एल्गोरिथम है ना? जो हम्म। इंस्टाग्राम का जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो उसके खुद के बहुत सारे पैमाने हैं, जिससे वो निर्धारित करता है कि आपका ये एक जो वीडियो आपने बनाया है, वो किस तक पहुँच रहा है, किस तक नहीं पहुँच रहा है ना? पहले जैसे हैशटैग्स हुआ करते थे, जो एक हैशटैग का सिंबल होता है, वो यूज करके कुछ शब्द कीवर्ड लिखा करते थे, जिससे लोग जो उन कीवर्ड्स को भी फॉलो करते हैं, वो खास शब्दों को भी फॉलो करते हैं, उन तक आपका ये चला जाता था। आजकल इसमें वो हैशटैग तो हट गया है, पर सेलेक्टेड टॉपिक्स आने लग गए हैं कि किस टॉपिक्स में फॉल करता है। कुछ शब्द आप निर्धारित कर सकते हैं जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है आपकी वीडियो को। तो इंस्टाग्राम में बहुत सारे पैमाने हैं, जिसके हिसाब से डिसाइड होगा कि वीडियो कहाँ तक पहुंचेगी, नहीं पहुंचेगी। और अगर एक अच्छी प्रोड्यूस्ड वीडियो है, तो ऑफ कोर्स उसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। पर मुझे लगता है कि अगर आपका उद्देश्य यंग युवाओं के साथ काम करना है, या जिस कारण के लिए आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, वो युवाओं तक आवाज पहुंचाने का कारण है, तो भी मैं कहूंगी कि एक संस्था चुन सकती है। अगर वो अच्छा कंटेंट नहीं भी प्रोड्यूस कर पा रहे, तो भी कोई हर्ज नहीं है वो इंस्टाग्राम चुन ले। मुझे लगता है ये करके धीरे धीरे आप सीखते हैं। शायद आज इतने रिसोर्सेज नहीं है कि कुछ बहुत बना पाए, है ना। शायद आज इतनी समझ नहीं है, पर धीरे धीरे करेंगे, खूब बार बनाएंगे, तो शायद कहीं तक पहुंच पाएंगे। तो वो एक एक ऐसी, मुझे लगता है कि एक एक सही गलत जवाब नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने दोनों काम करते हुए देखा है। मैं आपको उदाहरण दूं, तो अगर प्रभा के पेज पे आप देखेंगे, जो सबसे बढ़िया रील अगर है, जो वीडियो जिसे हम कहते हैं, उस पे करीबन 3 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। और उस रील में हमने कुछ नहीं किया, कोई संसाधन का काफी उपयोग नहीं किया है। इनफैक्ट वो रील मैंने ही शूट की थी, हाथ में फोन लेके। सामने मेरी एक साथी जो हमारे साथ प्रभा में काम करती हैं, वो थी। और एक ट्रेंड बड़ा चल रहा था तब, है ना। वो एक ट्रेंड हमने लिया, और उन्होंने बस एक मुंह बनाया, और हमने उस पर एक सिंपल सी लाइन लिखी। और ये हमने SRHR, यानी कि सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स के बारे में बात करने के लिए हमने ये रील का इस्तेमाल किया था, तो वो हमने बनाई। और वो 3 मिलियन लोगों तक पहुंच पाई है। उस पर कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, उस पर कोई पैसा नहीं लगा, उस पर कोई बहुत ज्यादा संसाधन नहीं लगे, पर फिर भी हम वो कर पाए। और ये बहुत शुरुआत है, ये अभी करीबन 2 से 3 साल पुरानी बात हो गई है। अच्छा। तो वो मेरा मानना है। मुझे लगता है कि आप इस हिसाब से चुनिए कि आप चाह क्या रहे हैं, और अपने आप को समय दीजिए, धीरे धीरे सीख पाएंगे, अचानक से नहीं आ जाएगा। जी।
इससे मैंने ये सीख लिया कि आप ये सुझाव दे सकते थे कि ट्रेंड को फॉलो करें, जिस भी मंच पे है वहां पे क्या चल रहा है उसे फॉलो करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो मेरा अगला सवाल आपकी तरफ यही है कि फेसबुक पर प्रेजेंस बनाने की, क्योंकि क्योंकि बहुत तरह हम्म से ये माना जाने लगा है कि ये आउटडेटेड है, अब ज्यादातर हम्म इंस्टाग्राम पे ही मिलते हैं, हम्म वहीं पे ज्यादा एंगेजमेंट आता है। हम्म तो अगर कोई संस्था उसे ऐसा लग रहा है कि उसके लोग ऑडियंस हम्म फेसबुक पर है, उसे वो कैसे पहचाने और यहाँ पर इस मंच पे उपस्थिति बनाने के या बनाए रखने के हम्म क्या फायदे हैं? हम्म। देखिए, मुझे लगता है सबसे बड़ा रीजन जो है कि आप इस मंच पे उपस्थिति बनाए रखें, उसका है कि बहुत बड़ा ऑडियंस भारत का आज भी फेसबुक पे है। जैसे मैंने बोला, इंस्टाग्राम का जिस लेवल का पेनिट्रेशन है, जिस तरीके की गहराई है, जहां तक इंस्टाग्राम पहुंच पा रहा है, उतना फेसबुक उससे कहीं ज्यादा है। 40% लोग भारत के फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, फेसबुक अकाउंट्स हैं उनके, जो इंस्टाग्राम के लिए सच नहीं है। है ना? दूसरा चीज, जो रूरल ऑडियंस है, हम भी जब रूरल इलाकों में काम करते हैं, गांव में काम करते हैं, छोटे शहरों में, कस्बों में काम करते हैं, जब हम संस्थाओं के साथ काम करते हैं, जो भी इन जगहों पे काम कर रही है, तो हमारा यही एहसास है कि वहां पे जो लोग हैं वो अभी भी फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आपका वो ऑडियंस है तो आप बिल्कुल बना के रखिए। और इनफैक्ट जैसे प्रवा है, प्रवा का काम सब तरीके का है। प्रवा एमपी में बड़वानी में काम कर रहा है, तो बहुत सारे ट्राइबल युवाओं के साथ भी काम कर रहा है, आदिवासी युवाओं के साथ काम कर रहा है। हम टॉक में काम कर रहे हैं, तो बहुत सारे युवाओं के साथ काम कर रहे हैं। टॉक में गाँव में काम कर रहे हैं। और हम दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के साथ भी काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है उस वजह से वर्सिटैलिटी है दोनों जगह अकाउंट बना के रखने की। तो संस्थाओं को भी उस तरीके से फेसबुक आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज मुझे जो लगती है फेसबुक की बहुत बड़ी एक खासियत है, खूबी है, कि फेसबुक एक तो मुफ्त है और बहुत आसान है। इंस्टाग्राम को यूज करना, समझ बना पाना शायद थोड़ा कठिन हो सकता है। फेसबुक को यूज करना, समझ बना पाना बहुत आसान है। जी। जितने ज्यादा अगर आपका युवाओं के साथ भी काम है, उनके पेरेंट्स जो हैं, उनके टीचर्स भी हैं, वो ज्यादातर फेसबुक पे हैं। तो अगर वो देखना चाहते हैं कि हमारा युवा कहाँ कहाँ काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, कहाँ पे काम कर रहा है, तो वो फेसबुक के थ्रू देख सकते हैं। है ना? आजकल हम बात कर रहे हैं कि पता कैसे लगे कि ये संस्था सही में काम कर रही है कि नहीं कर रही है। एक अविश्वास की फीलिंग जो है, भावना जो है, वो बहुत जगह पहुंच जाती है। एंड हर बार संस्था के लिए, जैसे कि संसाधनों की कमी है, पॉसिबल नहीं है कि वो वेबसाइट बना सके, तो फेसबुक एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव जैसे काम कर सकती है। अभी हम संस्थाओं के साथ काम कर रहे हैं, अजमेर में ही हमने बहुत सारी जमीनी तौर पे काम करने वाली संस्थाओं के साथ काम किया है। और एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि बहुत सारों की कोई वेबसाइट नहीं थी। और जब वेबसाइट नहीं थी, तो यंग लोग भी, युवा जो हैं वो जुड़ रहे हैं, उनमें भी एक अविश्वास है, कैसे है, क्या है, ठीक है कि नहीं है, ये फीलिंग है। पर अगर यदि एक फेसबुक पेज होगा, तो एक ट्रांसपेरेंसी जिसे कहते हैं, एक जो एक स्पष्टता हो जाती है कि हाँ, ये संस्था काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। तो एक विश्वास की एक ये पहल, एक दोस्ती की एक ना प्रयास हो पाता है कि अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, विश्वास बन पाता है कि संस्था काम तो कर रही है। लोग दिख रहे हैं हमें, मे बी आप डाल सकते हैं, किसी की तस्वीरें डाल सकते हैं, जिन लोगों के साथ में आपने काम किया है, जो प्रभावित हुए हैं आपके काम से, उनकी कहानियां डल सकती हैं। उनको कैसे प्रभाव हुआ है, उन पे क्या फायदा हुआ है, उनका जीवन कैसे पलट पाया है, वो जान सकते हैं। तो ये सब चीजें आप फेसबुक पे कर पाते हैं। फेसबुक पे ये सब बहुत डिटेल में हो पाता है, इंस्टाग्राम पे सिर्फ फोटो फोटो के तहत हो पाएगा। हम्म। फेसबुक पे आप एक अच्छा सा अपना बायो लिख सकते हैं, अबाउट होता है उसमें, परिचय लिख सकते हैं संस्था का। बायो से मतलब है कि परिचय लिख सकते हैं, संस्था कब से काम कर रही है, क्या काम कर रही है। एक अच्छी सी एक फीड बना सकते हैं जिसपे सारी इंफॉर्मेशन हो, धीरे धीरे करके, कि अच्छा, हम ये करते हैं, ऐसे शुरुआत हुई। एक पूरा सफर का वर्णन हो सकता है वहां पे। फेसबुक पे एक बहुत अच्छी और चीज की, जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स का जो इंटरफेस है, कि कमेंट्स दिखते कैसे हैं। अगर कोई फेसबुक चला रहा है, तो वो बहुत स्पष्ट दिखते हैं। तो एक वार्तालाप पूरी हो सकती है, एक विचार का आना जाना, एक विचार का एक्सचेंज हो सकता है लोगों के बीच में कमेंट करके। तो इस वजह से एक जो विश्वास, एक जो क्रेडिबिलिटी होती है एक संस्था की, कि हाँ, ये संस्था अच्छा काम कर रही है, वो काफी बन पाती है। तो मुझे लगता है ये कुछ अच्छे एडवांटेजेस हैं, अच्छे लाभ हैं, फायदे हैं फेसबुक पे अकाउंट बनाने बहुत बढ़िया, शुक्रिया। तो अब लगे हाथ आप इंस्टाग्राम के भी के। फायदे बता दें। बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक इंस्टाग्राम का सबसे अच्छा फायदा ये है कि इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत
ही ज्यादा अच्छी ऐसी कहानियां बताई जा सकती हैं जो कि विजुअल हो, जिन्हें देखा जा सकता है, पढ़ा नहीं जा सकता है। आज के दौर में, आज के समय में पढ़ के जितना मैं एक जुड़ाव महसूस कर पा रही हूँ, जितना मैं समझ पा रही हूँ, वो काफी कम है वर्सेस जितना मैं देख के समझ पा रही हूँ। विजुअल स्टोरी टेलिंग जिसे कहते हैं, दिख पाना है ना, उससे जो स्टोरी टेलिंग हो पाती है वो इंस्टाग्राम पे बहुत बढ़िया हो पाती है। उससे कई चीजें होती है। एक तो ये होती है कि कोई सामने आके वीडियो में कुछ बोल रहा है, तो अगेन जो विश्वास है वो विश्वास ऊपर उठ जाता है कि अच्छा, ये इंसान यहाँ पे है, ये सही एक रियल इंसान है जिसकी कहानी बताई जा रही है। ये कोई किसी किताब के पीछे छुपा हुआ, किसी कंप्यूटर के पीछे भी छुपा हुआ कोई इंसान का नाम नहीं है जिसका एक हमें पता चेहरा है कि ये इंसान, सॉरी, एक चेहरा मिल जाता है उसे, उस बिल्कुल एक कहानी से एक चेहरा चेहरा। मिल जाता है कि कौन है ना, तो वो एक बहुत बड़ा फायदा है। इंस्टाग्राम मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्कोप देता है मजेदार बातचीत करने का भी, है ना, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मस्ती मजे में थोड़े से भारी शब्दों का इस्तेमाल ना करके आसान हल्के तरीके से कैसे बड़े बड़े चीजों पे बात करी जा सकती है, वो इंस्टाग्राम पे एक बहुत एडवांटेज है, क्योंकि कई सारी चीजें ट्रेंड कर रही होती है इंस्टाग्राम पे। तो ऑर्गेनाइजेशंस के पास बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि कोई जो ट्रेंड हो रहा है, चाहे वो एक बॉलीवुड गाना ही क्यों ना उसको यूज करके हम जो अपनी बात करना चाह रहे हैं वो कर पाए, चाहे वो SRHR की बात हो, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, चाहे वो भूख प्यास की बात हो, चाहे वो गरीबी की बात हो, चाहे वो वातावरण की बात हो, कोई भी बात आप कर सकते हैं उसके तहत, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज निकल के आ सकते हैं। और क्या होता है कि बहुत बार हम ये सुनते हैं, और मैं जब युवाओं के साथ काम कर रही हूँ, संस्थाओं के साथ काम कर रही हूँ, तो एक बहुत बड़ा जो चीज निकल के आती है कि लोग सुनना नहीं चाहते हैं। ये जो बड़ी बातें हैं, जो समाज के विकास की बातें हैं, जो दिक्कतों की बातें हैं कि इसको कैसे बदला जाए, उसकी बातें हैं, वो लोग उस पर इतना ध्यान नहीं देना चाहते, इतना सुनना नहीं चाहते हैं। उन्हें बहुत भारी लगती है, दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, तो कैसे खेल कूद में आसानी से आप बड़ी बड़ी बातें लोगों के साथ कर सकते हैं, वो इंस्टाग्राम पे एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। दूसरा एक एडवांटेज जो मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो लोग जिनकी बहुत सारी फॉलोइंग है ना, फॉलोइंग माने बहुत सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं, तो वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाते हैं। तो एक संस्था जिसके खुद के इंस्टाग्राम अकाउंट पे चाहे 1,000 लोग ही हो, 2,000 ही लोग हो, वो एक ऐसे इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेट करके अपनी बात कह सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम लाइव के थ्रू हो, चाहे वो एक कोलैबोरेटिव पोस्ट के थ्रू हो, चाहे वो रीपोस्टिंग के थ्रू हो, ये सब कुछ मैकेनिज्म्स के थ्रू तो हम एक बड़ी ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। एक ऐसा इन्फ्लुएंसर जिससे जिसे 10,000 लोग फॉलो करते हैं, 100,000 लोग फॉलो करते हैं, लाखों में लोग फॉलो करते हैं, उनके साथ इस तरीके से कोलैबोरेट करके, दोस्ती बना के, रिश्ता बना के जब हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे, तो हम, हमारी ऑडियंस चाहे कम है पर हम एक बड़ी ऑडियंस तक अपनी बात को ले जा सकते हैं। जैसे प्रवाह में, या फिर अभी मैं एक दसरा का और यूथ के बोल का एक पूरा इवेंट था, उसमें गई थी, वहां पे एक इन्फ्लुएंसर को बुलाया था, उनके साथ में चर्चा हो रही थी, बातचीत हो रही थी, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे शेयर किया और लोगों तक बात पहुंची, तो वो एक ना, एक कहते हैं ना, एक से बढ़कर एक बात आगे बढ़ती जाती है, एक वो तरीके का एक समा बंध जाता है जिससे पहुंच पाते हैं। तीसरा एडवांटेज जो मुझे लगता है इंस्टाग्राम का ही है, जैसे मैंने बोला युवा वहां पे है, तो यदि आपका काम युवाओं के साथ है तो इंस्टाग्राम को इस्तेमाल करने का बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि युवा इंस्टाग्राम को सबसे ज्यादा देख रहे हैं, है ना। दूसरी चीज, यदि आपका काम युवाओं के साथ नहीं भी है, और बहुत बार होता है संस्था ये बोलती नहीं नहीं पर हम तो युवाओं के साथ काम नहीं कर रहे हैं, पर अगर आप देखें तो संस्थाओं को भी वॉलंटियर्स की जरूरत है। हमने बोला अभी अभी संसाधन कम है, जब हम हाँ, जमीनी तौर पे काम कर रहे हैं, तो हमें चाहिए वॉलंटियर्स, ऐसे युवा जो आके जुड़ पाए, जो अपना समय देके कंट्रीब्यूट कर पाए, शायद ज्वाइन करके संस्था में साथी बन के नहीं कर पा रहे हैं, पर एज अ वॉलंटियर वो काम कर सकते हैं, वो अपने नए आइडियाज लेके आ सकते हैं। तो पर उन युवाओं को पता कैसे लगेगा आप क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे होंगी नहीं। तो अगर वॉलंटियर्स, और किसी भी मुद्दे पे वॉलंटियर्स काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अपने अनुभव में जब भी हमने काम किया है और संस्थाओं के साथ भी जुड़ के काम किया है, तो हम वैरायटी ऑफ मुद्दों पे काम करते हैं। हम एक ओल्ड एज होम में, एक वृद्धाश्रम में भी युवाओं को भेजते हैं एज वॉलंटियर्स, एक ऐसी संस्था में भी भेजते हैं जो युवाओं के साथ ही काम कर रही है, एक ऐसी संस्था में भी भेजते हैं जो
फॉर एग्जाम्पल ब्लाइंड बच्चों के साथ काम कर रही है, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनके साथ काम कर रही है, उधर संस्था में भेजते हैं। सबको युवाओं की एज वॉलंटियर जरूरत है। तो अगर आप संस्था है और आपको युवाओं के साथ और कुछ काम नहीं है, पर अगर वॉलंटियरिंग का एक पर्पस आपका है, तो वहां पे आप इंस्टाग्राम पे हो सकते हैं, और वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, आप यंग लोगों तक पहुंच पाएंगे उसके तहत। ठीक है। मैं आपसे थोड़े और किस्से निकलवाना चाह रही हूँ, थोड़ा और उदाहरण निकलवाना चाह रही हूँ। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि प्रवाह लंबे समय से, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा, 30 सालों से वो जमीन पर काम हम्म, कर रहे हैं युवाओं के साथ। ऑफकोर्स फेसबुक पहले आया, फेसबुक पर आपने अपनी प्रेजेंस बनाई होगी, फिर इंस्टाग्राम आया, बाकी मंच। हम्म, क्योंकि यहाँ पे हम अभी सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल आपने जब स्विच किया तो क्या क्या कुछ कुछ अगर उदाहरणों, कुछ किस्सों के बिल्कुल। साथ अगर आप हमें बता सके कि क्यों आपको फेसबुक से इंस्टाग्राम पे आना पड़ा, और इंस्टाग्राम हम्म, पे आने के बाद एक अच्छी खासी कम्युनिटी, हजारों की संख्या में फॉलोअर्स है अभी प्रवाह, हम्म, उसके बावजूद अपनी उपस्थिति फेसबुक पे बनाए रखनी है। हम्म, ये, हम्म। तो ये मैं आपके उदाहरणों से जानना चाह रही हूँ कि आप बिल्कुल आपके अनुभव से। बिल्कुल बिल्कुल। तो सिंपल एग्जांपल देती हूँ, फेसबुक से हम्म, हम इंस्टाग्राम पे इसलिए आए क्योंकि सारा समाज इंस्टाग्राम पे भी आने लगा है ना, नया जगह जी, थी ये कि यहाँ पे भी। और मुझे लगता है कि आज के समय में अगर हम समय के साथ आगे नहीं बढ़ते रहेंगे, संस्थाओं के तौर पे जो संस्थाएं काम कर रही हैं, तो पीछे रह जाएंगे। तो समय के साथ साथ आगे तो बढ़ता रहना पड़ेगा। इसीलिए प्रवा ने इसलिए इंस्टाग्राम पे भी काम करना शुरू किया। हमने फेसबुक को जाने क्यों नहीं दिया, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हैं फेसबुक प्लेटफॉर्म पुराना है। वो हम्म, आया था करीबन 2004 या 6 हाँ, में, है ना, 4-5 के करीब अच्छा, फेसबुक आया है। और तब उसी के कुछ समय बाद से प्रभा का फेसबुक पे अकाउंट है ना। तो इसका मतलब है कि हमारे 15 से 20 साल के साथी उस पेज हम्म, से अभी तक हमारे से जुड़े हुए हैं। तो हम्म, वो लोग जिन्होंने 1990 में 1998 में प्रभा का कोई प्रोग्राम किया है ना, 1993 से प्रभा काम कर रहा है। तो 98 में, 2000 में, 2002 में जिन्होंने प्रभा के साथ जुड़े, वो सब फेसबुक पे जुड़ पाए, क्योंकि फेसबुक तब इमीडिएटली आया। और ये वो लोग हैं, जैसे हमने बात की, ये वो युवा नहीं है जिन्होंने, जो 2000 में 18 साल के थे, अभी तो वो युवा नहीं है, वो युवा वाले अपने पड़ाव से आगे बढ़ चुके हैं। तो वो फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं। उनसे जुड़ाव बना के रखने में उनसे जुड़ाव बना के रखने में जैसे अभी एग्जाम्पल दूं, हमने 30 साल का अपना एक बड़ा सा आयोजन किया था 2 साल पहले दिसंबर में। हमारा 30 ईयर्स का सेलिब्रेशन था कि प्रभा के 30 साल पूरे हो गए। हमारा फेसबुक का पेज बहुत मदद किया पुराने पुराने अलुमनाई से कनेक्ट करने में। वो साथी जो कभी प्रभा के समय में प्रोग्राम में जुड़े थे और उनके जीवन पे एक बहुत बड़ा प्रभाव बन पाया है प्रभा का, वो कहानी हम सुन पाए। हमारे जो फाउंडर्स हैं, जो सीनियर मेंबर्स हैं, वो एक रोजमर्रा में वहां पे अपने विचार व्यक्त कर पाते हैं, वहां पे अपनी चीजें, थॉट्स लिख पाते हैं। अगर आप देखेंगे प्रभा की जो को फाउंडर है अशरफ, अशरफ बहुत एक्टिवली वहां पे अपने विचार रखती हैं, चीजें लिखती हैं। तो एक कम्युनिटी का फीलिंग है वहां पे, जिसमें जी, लोग भी अपनी चीजें, बातें रख पाते हैं, शेयर कर पाते हैं। तो उसको हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। वो कम्युनिटी का जो एक एक्सेस है, वो जो एक एक समुदाय वहां पे बन पाया है, वो एक अलग समुदाय है। वो सारा का सारा समुदाय शायद इंस्टाग्राम पे नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए एज अ संस्था ये दोनों प्लेटफॉर्म को साथ में लेके चलना अच्छा काम कर रहा है। ओके। जैसा कि शुरू में बात हो रही थी, हम अपने कुछ साथियों के सवाल लेंगे, तो बिल्कुल। हमारे पास दो सवाल आए हैं, और एक तो हमारी पिछली बातचीत से जुड़ रहा है, हर हम्म, ट्रैवल डायरीज 26। इन्होंने हम्म, हमसे पूछा है कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स का कितना ध्यान रखना चाहिए, और क्या हर ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि हर ट्रेंड को फॉलो करना तो जरूरी नहीं है। मुझे लगता है कि आप चुन सकते हैं कि आप जो बात करना चाह रहे हैं वो किस ट्रेंड पे अच्छी रहेगी, किस ट्रेंड पे उसका बात करना आसान है। मुझे लगता है वो आप चुन सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ट्रेंड्स चल रहे होंगे, है ना, तो आप हम्म, हर किसी को फॉलो नहीं कर पाएंगे। हम्म, दूसरा, मुझे लगता है कि ट्रेंड्स को फॉलो करना जरूरी है। हाँ, मुझे लगता है ट्रेंड्स को फॉलो करना जरूरी है। कई सारे एडवांटेजेस हैं क्योंकि उसके, है ना, ऐसा नहीं है कि उनके बिना सक्सीड करना इम्पॉसिबल होगा। ऐसा नहीं है कि अगर ट्रेंड नहीं फॉलो करेंगे तो कभी भी अच्छा पेज नहीं बन पाएगा, ऐसा नहीं है। पर अच्छा पेज बनाने का, एक अच्छी फॉलोइंग, एक अच्छे लोगों, कुछ कई सारे लोगों को जोड़ने का जो सफर है, वो थोड़ा आसान हो जाएगा अगर हम ट्रेंड्स को इस्तेमाल करेंगे। मल्टीपल रीजन रीजन है, कई वजहें हैं उसकी।
सबसे बड़ी वजह ये है कि इंस्टाग्राम जो है, जो प्लेटफॉर्म है, वो खुद ही ट्रेंडिंग चीजों को धक्का मारता है और लोगों तक पहुंचाता है। तो अगर आपका अपना कंटेंट जो आप बना रहे हैं वो देखेंगे, तो उसमें आप देख पाएंगे कि एक तो ऑडियंस है जो आपको ऑलरेडी फॉलो करती है, जो आपके पेज से ऑलरेडी जुड़ी हुई है, और एक है नए लोग जिनके जो आपके पेज के बारे में जान रहे हैं। तो उन तक आपका कंटेंट कैसे पहुंच पाएगा अगर आप ट्रेंड्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे? तो ट्रेंड्स एक ट्रेंडिंग ऑडियो भी हो सकता है। जैसे हम प्रभा में क्या करते हैं कि कभी हम रील बना रहे हैं, हमने कोई वीडियो डाला है, हमारा जो प्रोग्राम है उसकी कुछ झलक हम दिखा रहे हैं कि ऐसा होता है, तो आइए जुड़ जाइए, ये मस्ती मजा हम करते हैं। तो हम नहीं फॉलो करना चाहते उसमें कोई ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड ज्यादातर छोटे भी होते हैं, तो जरूरी नहीं है हम फॉलो कर पाए। पर हम उसमें क्या करेंगे, हम एक ट्रेंडिंग ऑडियो का इस्तेमाल कर लेंगे, एक ऐसी ऑडियो जो ट्रेंड कर रही है इंस्टाग्राम पे। बहुत छोटा सा वो है, रील्स में आप देखेंगे जहाँ पे म्यूजिक लिखा आता है उसके लेफ्ट में कैसे एरो सा बना आता है, हाँ, एक ऐसा एरो अगर बना है तो वो ऑडियो ट्रेंड कर रहा है। तो वो ऑडियो अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो आप एक ट्रेंड का भी फॉलो हो गया, पर आपने अपना कंटेंट जो आप बनाना चाहते थे वो ही रखा। दूसरी चीज ट्रेंड को फॉलो करने का फायदा और क्यों मुझे लगता है जरूरी है, जैसे मैंने पहले भी बोला था, बड़ी बड़ी बातों को हल्के तरीके से मस्ती मजे के साथ बता पाना ट्रेंड्स के साथ शायद आसान हो जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद अच्छा होगा थोड़े बहुत ट्रेंड्स तो हम आप कोशिश कर सकते हैं फॉलो करने की। जी। एक और सवाल है, हालांकि इस सवाल का जवाब में एक सेशन अलग से लग सकता है, लेकिन फिर मैं आपसे चाहूंगी कि शॉर्ट में आप बताएं। हमारी साथी हैं जूही, उन्होंने पूछा है कि इंस्टाग्राम पर एल्गोरिदम का ध्यान कैसे रख सकते हैं, क्योंकि ये रोज बदलता रहता है, तो कुछ टिप्स हम्म। सीखें जो आपके अनुभव से निकली। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है एक तो इंस्टाग्राम का जो पेज है ना, जो इनका ऑफिशियल पेज है, उस पे वो काफी अपडेट डालते रहते हैं, कुछ हम्म। भी बदलाव करते हैं जो सामने दिखता है, तो वो आप उससे अपडेटेड रह सकते हैं। न्यूज में देखते रहें किस तरीके के बदलाव आ रहे हैं। कुछ ऐसे इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी होते हैं जो इंस्टाग्राम पे जो जो बदलाव आ रहे हैं उनको भी सरल भाषा में स्पष्ट कर देते हैं। तो अगर आप इस तरीके के अकाउंट ढूंढ सकते हैं जो आपकी भाषा में हो। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, अगर आप अंग्रेजी से कंफर्टेबल हैं तो आप उनको चुन ले, नहीं है तो हिंदी में बात करने वाले लोगों को अगर आप ढूंढ सकते हैं इस तरीके के अकाउंट्स को, तो शायद थोड़ा सरल हो जाएगा। बिकॉज एक जो बहुत बड़ी दिक्कत है, एल्गोरिथम समझ ही नहीं आती है मतलब क्या है, एल्गोरिथम बदले जा रही है, तो शायद उनका अकाउंट फॉलो करेंगे तो थोड़ा आसान हो पाएगा। वो एक चीज आप कर सकते हैं। दूसरा मुझे लगता है कि इतना घबराए नहीं उससे, है ना। जैसे प्रवाह में अगर आप देखें तो जब मैं शुरू जुड़ी थी प्रवाह से, अब करीबन 5 साल होने वाले हैं, तो हमारे 1000 से कम फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, और मैं जो और अभी करीबन 7000 के ऊपर फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो ये सफर लेकिन 4 साल का धीरे धीरे सफर रहा है, पर लगातार प्रयास होते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रेंड्स और एल्गोरिथम पे इतना घबरा के, इतना अटक के रहने की जगह आप उसको जितना समझ पा रहे हैं इस्तेमाल करें, पर अपनी एक स्ट्रैटेजी रखें और उस पर धीरे धीरे काम करते रहें। हमने 4 साल में सफर तय किया है 1000 से 7000 का, तो समय लगता है। अब हम किसी और को देख के सोच सकते हैं कि अरे उनके तो 2 साल में इतने फॉलोअर्स हो गए, इतना वो आगे पहुंच गए, इतने लोगों तक वो पहुंच पा रहे हैं, वो सोच सकते हैं, पर उससे हम ही घबरा जाएंगे। तो हाँ, हम अपनी स्ट्रैटेजी को अपने पास रखें और धीरे धीरे उस सफर तक पहुंच पाए। मुझे आज भी याद है जब 1000 फॉलोअर्स हिट हुए थे, तो बहुत खुश, हमने इतनी खुशी मनाई थी। तो वो एक मुझे लगता है कि एक चीज है। और लास्ट चीज मुझे लगती है कि अपनी जो आपके जो साथी हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं ना, मुझे लगता है उनके पास बहुत सारा ज्ञान होगा। सब लोग क्योंकि अलग अलग अनुभव से आते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं, तो उन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाना, रादर देन एक इंसान जो ये विजिबिलिटी पे काम कर रहा है या ये सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, ऑफ आप कोर्स। इसको थोड़ा सामूहिक बनाएं, है ना। एंड जैसे हमने प्रवाह में क्या कर रखा है, हमने एक कम्युनिकेशन रिप्रेजेंटेटिव टीम बना रखी है। इसमें क्या है, जो भी संस्था, जो भी अलग अलग टीम्स हैं प्रवाह में, उन सभी से एक एक इंसान चुन रखा है जिसको सोशल मीडिया में दिलचस्पी है, और मिलके एक टीम बना रखी है। ये विजिबिलिटी टीम का हिस्सा है, पर इनका काम पूरा विजिबिलिटी का नहीं है, ये प्रोग्राम में काम करते हैं, ये अपने प्रोग्राम चलाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, डिजाइन करते हैं। पर उसके साथ साथ इनका ये कम्युनिकेशन रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम छोटे करके कहते हैं कॉमरेप्स, उनका काम है। तो वो सब मिलके बहुत सारी
स्ट्रैटेजी बनाते हैं, बहुत सारी चीजें सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो ना एक इंसान इंसान पे बोझ होता है। और इन सभी के क्योंकि सब लोग अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग अनुभवों से आए हैं, तो सब लोग अपने नए नए आइडियाज लेके आ पाते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बन जाती है। तो शायद एक ट्रेंड आपको नहीं पता होगा, पर आपके दो साथियों को पता होगा, वो कुछ नया सोच पाएंगे। हर ट्रेंड को फॉलो करने की, हर ट्रेंड के बारे में सोचने की जिम्मेदारी आपकी नहीं रहेगी। हम्म, तो बहुत वो भी मुझे लगता है एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। बहुत बढ़िया। हमारे और सवाल आ रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास हम वक्त से ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, 10 11 मिनट हम निकल चुके हैं। सो सॉरी साथियों, अब हम और सवाल नहीं ले पाएंगे। और आज हम बात कर रहे थे नेहल के साथ। बहुत शुक्रिया नेहल आपका जुड़ने के लिए।